Revenue. Our today's topic is revenue. एक सेलर को जो टोटल कमोडिटी बेच के पैसा मिलता है, that is called revenue. It is money received from the sale of goods and services. Usually बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं रेवेन्यू मतलब इनकम, लेकिन रेवेन्यू इनकम नहीं होता है। जो भी आप पैसा रिसीव कर रहे हो सेल करके, that is called revenue. It is also called sale proceed और सेल्स, इसको सेल्स और सेल्स प्रोसीड भी बोलते हैं। ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन थी और ये इसकी सेकेंड डेफिनेशन है। आप कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लेना। whatever money a firm receives by selling a commodity is called its revenue. यूजुअली हम लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ सेल ऑफ कमोडिटी से जो पैसा मिलता है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रॉयल्टी, फीस, interest may also be a source of revenue. Next, okay. Next is revenue is not profit. पिछली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो रेवेन्यू होता है वो आपकी इनकम कभी भी नहीं होता है। रेवेन्यू में से जब हम लोग कॉस्ट माइनस कर देते हैं, द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट are different concept, both are different concept. Profit of a firm is estimated as the difference between revenue and cost related to the production of a commodity. Profit हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो आपकी रेवेन्यू है उसमें से हम लोग कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट बचता है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? इट इज सम टोटल, it is the sum total of money received of a firm from the sale of its total output. जो सारी यूनिट्स बेच के उसको सारा टोटल पैसा मिल रहा है उसको हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, या फिर एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, या फिर सिग्मा एमआर। ये फॉर्मूलाज अभी आपको क्लियर नहीं होंगे, जब हम इनका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएंगे। सपोज करो ये एक कोई सेलर है, ये जैसे ही अपनी कमोडिटी बेच रहा है वैसे ही क्या हो रहा है, इसको जैसे ही कोई यूनिट ये बेच रहा है वैसे ही इसको पैसा मिल रहा है। ठीक है, जितनी भी यूनिट्स बेचेगा सारी यूनिट्स बेचने के बाद इसको जो टोटल पैसा मिला, ये टोटल पैसा जो मिला इसको हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? इट इज द चेंज इन टीआर व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज सोल्ड। जो टीआर के अंदर चेंज आता है एक एडिशनल यूनिट बेचने से, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। एमआर इज रेट ऑफ टीआर। एमआर जो है वो क्या होती है? रेट ऑफ टीआर। किस रेट से टीआर इंक्रीज होगी वो किस पे डिपेंड करता है? मार्जिनल रेवेन्यू से। आपकी जिस रेट से मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ रही है उसी रेट से आपकी टीआर इंक्रीज होगी। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का हम फॉर्मूला है टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। सपोज करो यहाँ एन है आपका 3, इसका मतलब क्या है? यू आर कैलकुलेटिंग मार्जिनल रेवेन्यू फॉर थर्ड यूनिट। तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ थर्ड यूनिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू ऑफ थर्ड यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ सेकेंड यूनिट। यहाँ सेकेंड कैसे आया? एन माइनस 1। एन कितना था? 3 और माइनस 1 करेंगे तो टी आर ऑफ थर्ड यूनिट, या फिर चेंज इन टी आर बाय चेंज इन क्वांटिटी। बोथ द फॉर्मूलाज वी कैन अप्लाई। देखो ये कोई भी एक एक्सवाइजेड सेलर है, ये एक यूनिट बेचती है और इसके यहाँ टोटल में जितने भी रुपीस का इंक्रीमेंट होता है दैट इंक्रीमेंट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। ये इसकी टोटल इनकम है। ओके, इसने क्या किया? इसने एक यूनिट को सेल किया और वो एक यूनिट बिकने से इसका टोटल रेवेन्यू में जो भी इंक्रीमेंट हुआ दैट इंक्रीमेंट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। Next concept is average revenue.
इट इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। इसमें आपको क्या अंडरलाइन जरूर ध्यान रखना, ठीक है, इको में अंडरलाइन करना बहुत कंपल्सरी होता है। रेवेन्यू पर यूनिट, it is the revenue per unit of output sold. Very easy definition is there. It is the same as price of the commodity. जो average revenue होती है और जो price होता है वो same होता है। ओके, हम next slide में इसको देखेंगे कि average revenue और price same कैसे होता है। ये important question होता है कि explain how average revenue and price is same. एवरेज रेवेन्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, या फिर एवरेज रेवेन्यू की जगह पे हम क्या भी लिख सकते हैं, प्राइस लिख सकते हैं। ये एवरेज का कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने पिक्चर्स इंसर्ट की हैं इसमें। आप देख सकते हो ये कोई एक्स एंड वाई दो पर्सन है, ठीक है। सपोज ये सिर्फ एवरेज का कंसेप्ट समझाने के लिए, एवरेज रेवेन्यू नहीं है ये। सपोज करो ये जो एक्स पर्सन है इसके पास है 1000 रुपीज, ठीक है, और जो ये वाई पर्सन है इसके पास है 400 रुपीज, ठीक है। ये लोग मिलके कुछ गेट टुगेदर करना चाहते हैं या कुछ पार्टी वार्टी करना चाहते हैं, तो उसमें ऐसे तो नहीं है ना कि एक्स के जितने पैसे वो एक्स खर्चेगा, वाई के जब आप कहीं एंजॉय करते हो, पार्टी करते हो, तो उस केस में तो आप इक्वली इंजॉय करते हो ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो सारा जो भी आपका खर्चा हो रहा होता है। तो इसके पास थे 1000 और इसके पास थे 400, इन टोटल दोनों के पास कितने थे, 1400। तो जब भी ये कभी खर्च करेंगे तो ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वली, वो हो जाएगा 700 700, ठीक है। 700 कैसे निकाला आपने, जो फर्स्ट यूनिट है और जो फर्स्ट पर्सन है और जो सेकंड पर्सन है, दोनों के पास जितना भी पैसा उसको आपने टोटल कर लिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ये 2 थे इसलिए 2 से डिवाइड करा, अगर 3 होते तो 3 से डिवाइड करते, 4 होते तो 4 से डिवाइड करते, ठीक है। तो आप किससे डिवाइड करते हो, नंबर ऑफ यूनिट से। यहाँ पे हम दो एक्स और वाई दो पर्सन का निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड करा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। ये बड़ा इसका इजी सा आंसर है और ये बहुत बारी एग्जाम में आ जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये देखो, ये इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है बच्चों और ये इसकी न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन है। तो आपको जोन से इजी लगे वही आप याद कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप अगर प्रैक्टिकल याद करो तो ये थोड़ा अच्छा लगता है, इजी टू द पॉइंट होता है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। एवरेज रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, इट रेफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट, एक यूनिट की रेवेन्यू कितनी है। ओके, ये सोल्ड कर लेना बच्चों, यहाँ पे सॉलिड लिखा हो, इसको सोल्ड कर लेना। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हो आप, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। वी नो AR इज इक्वल टू पर यूनिट सेल रिसिप्ट। AR क्या होती है, पर यूनिट हमने कितना रिसीव किया है। ओके, और जो प्राइस होता है, प्राइस भी पर यूनिट हमने कितना प्राइस उसको लगाया है वो होता है प्राइस, ठीक है। Since seller received revenue according to price, price and AR are one and the same thing. ये theoretically आप कर सकते हो, आप ये न्यूमेरिकली भी कर सकते हो, ठीक है। TR इक्वल्स टू क्या होती है बच्चों, क्वांटिटी इनटू प्राइस। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, और एवरेज रेवेन्यू क्या होती है, एवरेज रेवेन्यू होती है टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। जो आपकी सेकंड इक्वेशन है इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो ये जो टोटल रेवेन्यू है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्वांटिटी इनटू प्राइस। पुटिंग द वैल्यू ऑफ TR इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ TR इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, हमें क्या मिल जाएगा, AR इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। यहाँ TR की जगह पे हमने क्या लिख दिया, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड AR इक्वल्स टू प्राइस।
ओके। तो जब आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करोगे तो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि इन एनी केस आपका सिर्फ प्राइस गिवन है, कोई भी क्वांटिटी गिवन नहीं है, टोटल रेवेन्यू गिवन नहीं है, और आपको एवरेज रेवेन्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ प्राइस इन द प्लेस ऑफ एवरेज रेवेन्यू। अब हम इसका कर्व कर लेते हैं, ठीक है। ये टोटल रेवेन्यू कर्व हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो होगा, अभी इस वीडियो में हम सिर्फ कर्व करेंगे। ये किसका है, टोटल रेवेन्यू का कर्व। अब इसमें आप सोचोगे दो किस लिए हैं, ये देखो, वैसे तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट कई होती हैं, लेकिन सिर्फ इस चैप्टर के लिए हम लोग क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट कितनी है, दो, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट होती है, जब हर एक प्राइस, हर एक यूनिट का प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आप कितनी भी क्वांटिटी खरीदो, आप 1 यूनिट लो, आप 10 यूनिट लो, आप 1000 यूनिट लो, आपको पर यूनिट जो प्राइस है वो सेम होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट होती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन वो फॉर्म ऑफ मार्केट होती है बच्चों जिसमें आप जितनी ज्यादा यूनिट्स परचेज करोगे, सेलर प्राइस उतना ही कम लगाएगा। ओके। आप बोलोगे 1 यूनिट चाहिए तो बोलेगा 10 रुपए की 1 यूनिट, आप बोलोगे चलो मैं 2 ले लूंगा तो बोलेगा चलो 8 रुपए 1 यूनिट के आपको लगा देता हूँ, ठीक है। आपने कहा कि मैं 3 यूनिट लूंगा, तो उसने बोला चलो 6 रुपए दे देना पर यूनिट, आप ज्यादा ले रहे हो तो आपको मैं कुछ प्राइस कम कर देता हूँ। तो इसकी टोटल रेवेन्यू कैसे आ जाएगी, फर्स्ट यूनिट इसने ली 10 रुपए के हिसाब से, तो 10 रुपीज टोटल रेवेन्यू। अगर ये 2 यूनिट परचेज करेगा तो सेलर इसको बोलेगा कि 8 रुपीज पर यूनिट, तो टोटल रेवेन्यू कितनी मिलेगी सेलर को, 16। 1 यूनिट बेच के उसको 10 रुपए मिल रहे थे, 2 यूनिट बेच के उसको 16 मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ उसको ज्यादा ही मिला। अब उसने 3 यूनिट बेच के 3 into 6 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। फिर 4 into 4 16 हो गया, 5 into 2 10 हो गया। देखो हम प्रैक्टिकली तो इसको बहुत रिड्यूस करे जा रहे हैं, लेकिन जब ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए भी अगर सेलर रिड्यूस कर रहा है प्राइस, तो वो एक लिमिट तक ही करेगा ना। अगर कोई भी समझदार जो सेलर है, सपोज करो आप ही सेलर हो, तो जब आप सेल करोगे तो देखो फर्स्ट यूनिट बेच के आपको 10 मिल रहे हैं, सेकेंड 2 यूनिट बेच के आपको, सेकेंड नहीं 2 यूनिट बेच के आपको 16 रुपए रिसीव हो रहे हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा रिसीव कर रहे हो। 3 यूनिट बेच के आपको 18 रुपीज रिसीव हो रहे, लेकिन 4 यूनिट बेच के तो आपको 16 रुपए मिल रहे हैं, है ना। तो आप कभी भी 4 यूनिट बेच के 16 नहीं लेना चाहोगे, है ना। जब 3 यूनिट बेच के तो आपको 18 रुपए मिलने वाले थे, और आप उसको एक एक्स्ट्रा यूनिट दे रहे हो और आपको रुपए भी 2 कम मिलने वाले हैं, तो आप यहाँ पे सेल रोक दोगे, ठीक है। तो कभी भी हम तब सेल नहीं करते हैं कि जब हमें टोटल रेवेन्यू कम मिल रहा हो, ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन हम नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ओके। तो अब इसका कर्व बनाएंगे, जब आप कर्व बनाते हो तो आपको ऐसे ओ एक्स और ओ वाई को ड्रॉ कर लेना होता है, और यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं, और यहाँ पे ये जो यूनिट है इसको हम क्या लिखेंगे, टोटल रेवेन्यू कर्व बना रहे हैं तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर टोटल रेवेन्यू, ओके। ये यहाँ मैंने इसलिए नहीं लिखा था कि डिपेंड करता है आप किसका कर्व बनाते हो, आपने लिखा यहाँ टोटल रेवेन्यू, इसमें भी हम टोटल रेवेन्यू कर्व बना रहे हैं तो आप यहाँ लिख दो टोटल रेवेन्यू। जब भी आप कर्व बनाते हो तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ओ एक्स एक्स पे आपको क्वांटिटी लेनी है और ओ वाई पे आपको टोटल रेवेन्यू लेनी है, ये कैसे डिसाइड करते हो, आप जिस चीज की स्टडी कर रहे होते हो ना, आप इसमें किस चीज को स्टडी कर रहे हो, टोटल रेवेन्यू को, तो आप हमेशा उसको ओ वाई एक्सिस पे लेते हो, ठीक है। और जिसके बेसिस पे स्टडी कर रहे हो, जैसे अगर हम 1 यूनिट देंगे तो कितनी रेवेन्यू मिलेगी, 2 यूनिट बेचेंगे तो कितनी मिलेगी, तो हम किसके बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं, क्वांटिटी के बेस पे। तो ओ एक्स पे हम क्या लेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी लेंगे, ऐसे ही नहीं ले लेते कि याद नहीं रखना है कि आपको क्वांटिटी ही लेनी है ओ एक्स एक्स पर,
कई बार क्या होता है, हम ओएक्स पे प्राइस ले लेंगे, कभी क्वांटिटी ले लेंगे, कभी रेवेन्यू, डिपेंड करता है हम किसको स्टडी कर रहे हैं। तो इस कर्व में हम किसको स्टडी कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू को। तो जिसको भी स्टडी करते इको में कर्व बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, कि जिसको भी स्टडी करेंगे ना उसको हम लेंगे ओ वाई एक्सिस पे, और जिसके भी बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लेते हैं, सॉरी, जिसके भी बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लेते हैं ओ एक्स एक्सिस पे। ड्रॉ करना बहुत इजी है, ये जब आप नोटबुक में ड्रॉ करोगे तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना, ठीक है। जैसे 1 यूनिट बेच के मुझे कितना मिला, 10 रुपए, 0 यूनिट बेच के मिला 0, तो 0 पे 0 मेरा टोटल रेवेन्यू, और 1 यूनिट बेच के मुझे कितना मिला, 10, ठीक है। 2 यूनिट बेच के कितना मिला मुझे, 20, ओके, यहाँ देख लो, 2 यूनिट बेच के मिला 20, और 3 यूनिट बेच के मुझे मिला यहाँ पर 30, ओके, 4 यूनिट बेच के मिला 40, और ये बन गया मेरा टीआर कर्व। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगी इसको, तो ये आ गया बच्चों टीआर कर्व, ओके। तो इस पे आप लोगों को लिख भी देना है कौन सा कर्व है ये, टीआर, ये लिखना कंपलसरी होता, अगर नहीं लिखते हो तो मार्क्स कटते। कर्व का आपने नाम लिख दिया, ठीक है। ये इसका शेप और स्लोप कैसा है, अब आपको क्या करना होता है, जब भी आप कर्व बनाते हो ना, शेड्यूल बना दिया और कर्व बना दिया, हमेशा कर्व के साथ में आपको क्या करना होता है बच्चों, एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे, कि सबसे पहले ओ एक्स एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया है, शोज क्वांटिटी, ओके, तो स्पेलिंग ऊपर नीचे रह जाए तो ध्यान रखना। और ओ वाई एक्सिस पे, ओ वाई एक्सिस शोज टोटल रेवेन्यू, पूरा लिख लेना, टोटल रेवेन्यू, ओके। टी आर इज टोटल रेवेन्यू कर्व, ओके। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको इसका शेप लिखना है, शेप और स्लोप। जो टी आर है, क्या ऑब्जर्व किया आपने, आपको इसका ऑब्जर्वेशन लिखना है। आपने ऑब्जर्व क्या किया है इसमें, ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन है, दैट टी आर इज अपवर्ड, या फिर इसको पॉजिटिवली भी बोल देते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग एंड स्ट्रेट लाइन कर्व, ओके। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है ये, बिकॉज विद द इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। और स्ट्रेट लाइन क्यों है ये, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग विद द सेम रेट। किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये, सेम रेट से, ओके। हर बारी क्या हो रहा है, 10 10 10 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है टोटल रेवेन्यू में। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन जरूर लिखना होता है आपको कर्व का, that TR is upward sloping and straight line curve। आगे इसमें आप ये भी ऐड ऑन कर सकते हो, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, ओके। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन है, अच्छे से लिखना है इसको बुलेट्स डाल के, ये ऑब्जर्वेशन है, इसको बोल्ड अंडरलाइन कर देना, ओके। बोल्ड अंडरलाइन नहीं हो रहा है इसमें, ओके। तो ये है आपका कर्व के बारे में। नेक्स्ट हम करते हैं टोटल रेवेन्यू कर्व इन इनपरफेक्ट कंपटीशन, ओके। इम्परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता है, जहां पे क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए, सेल इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, पर यूनिट प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जब हमने ली थी इसकी, ये देखो फर्स्ट 0 पे तो 0 ही है, ओके।
जब फर्स्ट यूनिट ली थी तो फर्स्ट यूनिट पे इसका टोटल रेवेन्यू कितना था 10, ये 10 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, और जब इसकी सेकेंड यूनिट सेल हुई तो इसका टोटल रेवेन्यू कितना है 16 आ जाएगा यहाँ पर। जब आप ड्रॉ करो ना तो एक पेंसिल से एक सीधी लाइन यहाँ पर और यहाँ पर लगा लेना, जहां पर वो इंटरसेक्ट करे वहां डॉट लगा देना। जब थर्ड यूनिट बेच रहे हो तो आपको टोटल रेवेन्यू मिल रहा है 18, फोर्थ यूनिट बेच रहे हो तो टोटल रेवेन्यू मिल रहा है 16, ये 16 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिफ्थ यूनिट बेच के आपको टोटल रेवेन्यू मिल रहा है 10। तो ये जो टोटल रेवेन्यू कर्व है ये आपका आ जाएगा यहां से स्टार्ट होके, थोड़ी शेप इसकी माउस हिल रहा है आप लेकिन ध्यान से करना। यहाँ पे फिर से नाम लिख दो इसका, ये कर्व कौन सा है टोटल रेवेन्यू कर्व। ओके, फिर वही चीज करना है आपको, इसकी भी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। जब आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे तो सेम चीज, ओ एक्स एक्सिस शोज ओ एक्स एक्सिस ओके, ऊपर सेम लाइन रिपीट करनी है। ओ वाई एक्सिस सेम लाइन रिपीट करनी है। एंड टी आर इज टोटल रेवेन्यू कर्व, सेम लाइन रिपीट करनी है आपको। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन विल बी डिफरेंट फॉर दिस केस। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में आपको क्या लिखना है, दैट इन द बिगनिंग टी आर इज, शेप एंड स्लोप कैसा है, टी आर इज अपवर्ड, अपवर्ड या फिर पॉजिटिवली स्लोपिंग in the beginning and later it is downward, डाउनवर्ड या फिर नेगेटिवली स्लोपिंग कर। ओके, स्टार्टिंग में जो टी आर है वो क्या हो रहा है, अपवर्ड स्लोप हो रहा है, और उसके बाद टी आर कौन सा हो रहा है, नेगेटिवली या फिर डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। ओके, ये इसकी ऑब्जर्वेशन आपको जरूर लिखनी है। नेक्स्ट जो हमारा कर्व है वो है टोटल रेवेन्यू, क्लियर ड्रॉइंग। नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, जो नेक्स्ट कर्व है मार्जिनल रेवेन्यू, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट है व्हेन प्राइस इज सेम, प्राइस 10 10 10, नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट यूनिट बेची है तो 10 रुपीज पे, तो टोटल रेवेन्यू हो गया 10। सेकेंड यूनिट बेची है 10, 2 यूनिट बेची है 10 रुपए से, तो टोटल रेवेन्यू हो गया क्वांटिटी इंटू प्राइस 20। ओके, 3 यूनिट बेची है वो भी 10 रुपए से, तो 3 इंटू 10 30। अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे हम टी आर एन माइनस 1। जो भी मार्जिनल रेवेन्यू निकाल रहे हैं, जैसे हम इसमें निकाल रहे हैं फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट की मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट यूनिट की टी आर माइनस 0 यूनिट की टी आर, तो ये आ गया 10 माइनस नथिंग, 10 आ गया। फिर हम निकालेंगे सेकेंड यूनिट की मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, तो सेकेंड यूनिट की मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, टी आर ऑफ 2 यूनिट माइनस टी आर ऑफ 1 यूनिट, तो 20 माइनस 10, 10 आ गया। फिर 3 यूनिट की एमआर कैसे निकालेंगे, टी आर ऑफ 3 यूनिट माइनस टी आर ऑफ 2 यूनिट। ओके, तो ये 10 आ गया। हर बारी क्या होगा, ये आपका 10 10 10 आए, ठीक है।
तो इसका कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत इजी है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे लिख देंगे आप मार्जिनल रेवेन्यू, MR। ओके, तो देखो फर्स्ट यूनिट पे MR कितनी है? 10। सेकेंड यूनिट पे कितनी है? 10। थर्ड यूनिट पे 10। तो हर बारी आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कितनी है? 10 10 10। तो ये आपका आ जाएगा कर्व ऐसे, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऐसे आ जाएगा। आप इसका फिर नाम भी लिख दो, क्या है ये? मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, यहाँ पे आपको इसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है, सेम जैसे हमने पिछले वाले कर्व में किया था। आप लिखेंगे OX एक्सिस शोज, रिपीट करना है वही, OY एक्सिस शोज MR इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, और ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? MR is parallel to OX axis because, रीजन जरूर लिखना, because MR is increasing with a constant rate. Okay, MR is not increasing, TR में increasing, MR is क्या लिखेंगे इसमें? MR is same at all level of output. ओके, इसकी ऑब्जर्वेशन आपको लिख देनी है। नेक्स्ट कर्व है हमारा अगेन MR कर्व, ठीक है, लेकिन कब? जब प्राइस रिड्यूस होता है विद द इंक्रीज इन क्वांटिटी। आप फर्स्ट यूनिट बेचेंगे तो 10 रुपए पर यूनिट, ठीक है। अगर आप 2 यूनिट बेच रहे हैं तो आप सामने वाले को 8 रुपीज पर यूनिट लगा देंगे, तो उसको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगी 16। ये टोटल रेवेन्यू हम पिछले वाले कर्व में कर चुके हैं। अब हम देखेंगे जरा मार्जिनल कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे सेम है, हम किसकी मार्जिनल रेवेन्यू निकाल रहे हैं? इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? TRN माइनस TRN माइनस 1, ठीक है, यही होता है। अब देखो MRN, हम किसकी MR निकाल रहे हैं? फर्स्ट यूनिट की। तो TRN मतलब फर्स्ट यूनिट की TR, और TRN माइनस 1 मतलब 0 यूनिट की TR। 10 माइनस नथिंग इज 10, तो फर्स्ट यूनिट पे MR है 10। फिर हम नेक्स्ट यूनिट की निकालेंगे, सेकेंड यूनिट की MR। तो सेकेंड यूनिट की MR जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 10, तो आ गया 6। फिर हम थर्ड यूनिट की MR कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 18 माइनस 16 2। ओके, फिर हम फोर्थ यूनिट की निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना बच्चों, बच्चे क्या करते हैं, ये साइन को ना इग्नोर कर देते हैं। साइन इग्नोर नहीं करना होता है आपको। यहाँ पे आप 18 में से 16 माइनस कर रहे थे तो पॉजिटिव में आपका 2 आया था, लेकिन यहाँ आप 16 में से 18 माइनस करोगे तो -2 आएगा। 10 में से 16 माइनस करोगे तो -6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का जरूर ध्यान रखना आप लोग। इसका कर्व बना लेते हैं, ये देखो फर्स्ट यूनिट पे TR कितनी है? 10। ओके, ये यहाँ पर है, TR नहीं MR, सॉरी, यहाँ पे आपको लिख भी लेना है MR। ओके, फर्स्ट यूनिट पे MR कितनी है? 10। सेकेंड यूनिट पे MR कितनी है? 6, यहाँ पर आएगा। थर्ड यूनिट पे MR कितनी है? 2, और फोर्थ यूनिट पे कितनी है? -2। ये नीचे -2 चला जाएगा। ओके, ये यहाँ पर आ जाएगा -2।
और उसके नीचे -4 -6 ऐसे ले जाना। 4 यूनिट पे कितनी है, -2 है। ओके, और जो 5th यूनिट है उस पे और नीचे चला जाएगा -6 है। तो आप इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना। ओके, ऐसे ड्रॉ हो जाएगा ये। अगेन इस कर्व का नाम लिख देना आप, दिस इज MR कर्व। ओके, फिर से ये ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, टाइप कर लेते हैं जरा इसको। OX axis shows same point, OY axis shows same point, MR is marginal revenue curve, और फिर आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में आपने क्या ऑब्जर्व किया, दैट इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग MR is positive, एक सेकेंड, MR is downward sloping curve। ओके, MR कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, या फिर नेगेटिवली स्लोपिंग भी बोल सकते हैं। MR is negatively sloping curve, but in the beginning MR is positive, means above OX axis, then it is 0, means it touches OX axis, and later it is below OX axis, below OX axis। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या है, नेगेटिव MR। जब नेगेटिव MR है तो फिर क्या है, ये OX एक्सिस के नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन है। थोड़ा स्पेलिंग वगैरह रह गई हो तो ध्यान दे लेना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑब्जर्वेशन में आपको क्या लिखना है कि जो MR है ना, वो स्टार्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है, लेकिन बिगनिंग में वो OX एक्सिस के ऊपर है, और फिर वो OX एक्सिस को टच करता है, और उसके बाद OX एक्सिस के नीचे नेगेटिव वाले पोर्शन में। ओके, तो ये था आपका MR कर्व। नेक्स्ट है AR कर्व। ओके, नेक्स्ट है AR कर्व। AR का फॉर्मूला हमने क्या किया था, AR किया था हमने टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी। AR कैसे निकालते हैं, TR बाय क्वांटिटी करके। ओके, तो यहाँ TR कितनी है, 10, 10/1 10, 20/1 10, 30/3 10। तो हर केस में ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सेम इसमें हम देख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू है 10। ओके, फर्स्ट यूनिट की तो 10/1 10 आ गया। उसके बाद 16/2, 16/2 क्या आ गया, 8। उसके बाद 18/3 क्या आ गया, 6। ओके, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका प्राइस है ना, वही आपका AR आ रहा है। ओके, जो आपका प्राइस है वही आपका AR आ रहा है। ओके, चलो अब इसका कर्व बना लेते हैं। फर्स्ट हम इसका कर्व बनाते हैं व्हेन प्राइस इज सेम। ओके, परफेक्ट कंपटीशन के केस में सेम है, MR के जैसे ही बनेगा। फर्स्ट यूनिट पे आपकी TR कितनी है, फर्स्ट यूनिट पे TR है 10, सेकेंड यूनिट पे TR है, सॉरी AR, फर्स्ट यूनिट पे AR है
10, सेकंड पे AR 10, थर्ड पे AR अगेन 10, फोर्थ पे फिर 5 पे फिर। तो जो AR कर्व है, AR कर्व क्या होगा हमारा, सेम MR के जैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो MR के बारे में लिखा था ना, वही सेम आपको AR के बारे में लिखना। यहाँ जो भी लिखा था ना, OX एक्सिस पे क्या देखते हो आप और OY एक्सिस पे AR, इस कर्व का नाम क्या है, AR। कर्व का नाम जरूर लिख देना। और यहाँ पे भी लिख देना, क्या आपने यहाँ पे लिया है, एवरेज रेवेन्यू। चाहो तो फुल फॉर्म लिख दो, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म लिख दो, ओके। और यहाँ पे सेम आएगा जो आपने MR के बारे में लिखा है, ठीक है। OX एक्सिस, OY एक्सिस, AR इज एवरेज रेवेन्यू कर्व, और ऑब्जर्वेशन भी सेम है, ओके। तो नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। नेक्स्ट है हमारा एवरेज रेवेन्यू, किस केस में, इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो एवरेज रेवेन्यू है फर्स्ट यूनिट पे कितनी है, 10। एवरेज रेवेन्यू फर्स्ट यूनिट पे कितनी है, 10, ओके। सेकंड यूनिट पे है 8, ठीक है। थर्ड यूनिट पे है 6, फोर्थ यूनिट पे है 4, ठीक है। और फिफ्थ यूनिट पे है 2। तो आपका ये एवरेज रेवेन्यू कर्व ऐसे बन जाए। इसका नाम हम लिख देते हैं, दिस इज एवरेज रेवेन्यू कर्व। और यहाँ पे भी लिख देना एवरेज रेवेन्यू ओके। अब आपको क्या इसमें ध्यान देना है, इसकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी अलग होगी। इसकी ऑब्जर्वेशन हम लिख देते हैं कि सेम पॉइंट आएगा, OX एक्सिस पे आपने क्या लिया है, OY एक्सिस पे आपने क्या लिया है, और AR इज योर एवरेज रेवेन्यू कर्व। अब आ गया ऑब्जर्वेशन, जो इसमें सबसे मेन आपको बात देखनी है ना, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे कि AR इज नेगेटिव, AR is downward sloping curve, ओके। AR कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग को अंडरलाइन कर लेना। बट AR will never touch OX एक्सिस। जो AR कर्व है वो कभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है, MR भी हमने ऐसे ही बनाया था डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेकिन MR तो 0 को टच करके नेगेटिव में भी गया था। लेकिन AR डाउनवर्ड तो स्लोपिंग है, बट AR विल नेवर टच OX एक्सिस। ये इसको कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है। बिकॉज, क्यों नहीं टच करेगा, बिकॉज AR इक्वल्स टू TR बाय क्वांटिटी, एंड TR कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव। जो AR है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, TR बाय क्वांटिटी से। टोटल रेवेन्यू कुछ तो होगा ना, वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। आप कुछ सामान बेच के 0 रेवेन्यू ले रहे हो, आपको 0 पैसा मिल रहा, तो वो सेल तो हुआ ही नहीं। सेल कब होता है बच्चों, जब आप कोई चीज को बेच के पैसा रिसीव कर रहे हो, ठीक है। अगर आपकी जो TR है, टोटल रेवेन्यू 0 आ गई, इसका मतलब आपने बेच के कुछ पैसा ही रिसीव नहीं किया। और अगर आप ऐसे में सामान दे रहे हो किसी को, इसका मतलब क्या हुआ, तो चैरिटी वगैरह हो गया ना, ये सेल तो नहीं हुआ। सेल कब होता है, जब आपको पैसे मिलते हैं और आप कोई क्वांटिटी उसको देते हो। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो 0 तो हो ही नहीं सकता, 0 नहीं हो सकता तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता। टोटल रेवेन्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है,
कि आप सामने वाले को सामान भी बेच रहे हो और उसको पैसे भी दे रहे हो, तभी तो टोटल रेवेन्यू नेगेटिव आएगा ना। अदरवाइज टोटल रेवेन्यू नेगेटिव कैसे आएगा? कई केसेस में क्या होता है कि आपके पास कोई सामान फालतू हो गया, ठीक है। मान लो आपकी कुछ आइटम्स हैं आपकी शॉप पे और वो बहुत ही पुराने हो गए हैं, ना तो बिक रहे हैं, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, देन यू वांट टू थ्रो देम। तो आप किसी को बोल सकते हो कि इस कबाड़ को उठा ले जा, थोड़े पैसे ले ले, लेकिन वो सेल नहीं हुआ ना, वो तो आपने गार्बेज निकाल दिया, तो वो भी सेल में कंसीडर नहीं होगा। तो टोटल रेवेन्यू कभी भी जीरो नहीं होता है, ना ही टोटल रेवेन्यू नेगेटिव में जाता है, ठीक है। नेगेटिव में जाने का तो पॉइंट ही नहीं है। तो इसलिए एआर कभी भी ओ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, और ये कभी भी एआर जीरो नहीं होगा, लेकिन एमआर कैन बी जीरो एंड नेगेटिव ऑल्सो। नेक्स्ट, ओके, ये देखो, एआर इज द फर्म्स डिमांड कर्व। एआर क्या होता है? फर्म का डिमांड कर्व होता है, ठीक है। डिमांड वाला चैप्टर अगर आपका नहीं हुआ है तो हो सकता है ये आपको थोड़ा सा समझ ना आए। जब आप डिमांड कर्व बनाना सीख लोगे तो आप उसको रिलेट कर पाओगे कि ये टॉपिक हमने क्यों किया। जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है उसको हम डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। डिमांड कर्व क्या होता है बच्चों, कि हम कोई भी एक यूनिट कितने रुपीस पर सेल करने को तैयार है, ठीक है। तो प्राइस अगर मान लो 100 है तो हम उसकी, सॉरी, परचेज डिमांड में हम परचेज कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। सपोज करो कोई कमोडिटी 100 रुपए की है तो हम उसकी 1 यूनिट परचेज करेंगे, लेकिन वही कमोडिटी अगर थोड़ी सस्ती हो जाती है तो हम उसकी ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। ये देखो, सपोज करो कोई कमोडिटी 100 रुपीज की है ना, हम उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। तो जब हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको कितना परचेज करेंगे? जीरो परचेज करेंगे, ठीक है। अगर वो जो कमोडिटी है वो थोड़ी सी सस्ती हो गई, जब सस्ती हो गई तो हम उसको अफोर्ड कर पाएंगे और हम उसकी कुछ एक यूनिट से खरीदेंगे। ये क्या है? इसका प्राइस रिड्यूस हो गया। यहाँ पे हमने क्या लिया है? एआर। जब हमने पिछला डायग्राम करा था तो क्वांटिटी ली थी और एआर लिया था, ठीक है। एआर को हम प्राइस भी कह सकते हैं। तो उसका प्राइस रिड्यूस हो गया तो हम क्या करेंगे? उसकी ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे। उसका प्राइस और भी रिड्यूस हो गया, तो जब प्राइस और भी रिड्यूस हो गया तो हम उसकी और भी ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे, ठीक है। तो कितने प्राइस पे हम लोग कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, ये है हमारा डिमांड कर्व। और कितने प्राइस पे जो सेलर है वो कितनी क्वांटिटी बेच रहा है, वो है उसका एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। तो डिमांड कर्व जो होता है और फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। जब डिमांड वाला चैप्टर आप कवर करोगे तो उसके बाद इस पॉइंट को पढ़ना और तब आपका ये क्लियर हो जाएगा, तब आप इसको रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप।